गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग बिल्कुल नया चैप्टर लेके आ रहे हैं जो इस सीरीज़ में हमारा जो पार्ट बी है उसका चैप्टर नंबर 4 लेके आ रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है रेशो एनालिसिस चैप्टर लेके आ रहे हैं। और सीरीज में आज हमारी फर्स्ट वीडियो यहाँ पर आएगी। तो फर्स्ट वीडियो हमारे पास आने वाली है रेशो एनालिसिस चैप्टर के अंदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर का जो यूज़ है वो साथ साथ में हमारे प्रैक्टिकल्स के अंदर में भी हमारा यहाँ पे यूज़ होगा। जो बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ पे जो हमारी फ़ाइल बनती है वो इन्हीं में से बनती है, रेशो और सीएफएस के ऊपर बनती है। और इस बार सीबीएसई ने गाइडलाइन दी है कि हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है केवल एक ही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है, तो वहाँ पे भी हमारे काम आएगी ये। और ये चैप्टर जो है सीबीएसई के अंदर में जो वेटेज रखता है बेटा, ये नॉर्मली मैंने बताया था पार्ट बी का जो वेटेज है टोटल 20 मार्क की हैं। तो पहले 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है, इसकी वेटेज 8 मार्क होती है। और इसकी वेटेज 4 से 5 मार्क ले लेते हैं। मतलब कुल मिला के कहा जाता है कि ये 12 नंबर के चैप्टर हैं बेटा। ये 12 नंबर के चैप्टर हैं। टोटल हमारी 20 मार्क की वेटेज आ गई। तो पहले 3 चैप्टर और चौथा चैप्टर मिला के 12 नंबर के हैं। इनका अलग अलग बाइफ्रिकेशन वैसे नहीं दे रखा, लेकिन हमने पुराने ट्रेंड के बेसिस पे निकाल रखा है कि ये जो रेशियो का चैप्टर है कम से कम 5 नंबर तक आ जाता है, 5 से 6 नंबर है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा सीबीएसई के अंदर में वो आपका 6 मार्क का होगा ही होगा बेटा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रिटर्न मार्क का जो 12 मार्क का आता है उसमें से 6 नंबर का रेशियो का आएगा। इसके अलावा ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना टेम्पो सेट करता है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसका में 6 नंबर का रेशियो का आ गया। साथ साथ में आपसे जो वाइवा आपका होगा वो भी इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो ये इस चैप्टर की जितनी भी आप वो बात की जाए उतनी ही कम है। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज चैप्टर 4 हम लोग शुरू करेंगे बेटा। चैप्टर 4 में हमारा क्या होगा वो मैं आपको एल्गोरिथम बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, ये चैप्टर हम लोग 4 से 5 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे वीडियोस के थ्रू बना के नहीं आपको सामने रख दें। चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर कर रहे हैं और आज हमारी सीरीज़ के अंदर में वीडियो नंबर 1 आ रही है। यानी कि केवल हमें जो अकाउंट है उनका पोस्टमार्टम करना है और कुछ रेशो निकालनी है ताकि हमें पता लगे कि किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या पैसा नहीं लगाना चाहिए अगर हम इन्वेस्टर हैं। क्रेडिटर है, क्रेडिटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रेशो कैलकुलेट करेगा, इन्वेस्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, ठीक है। मैनेजमेंट के लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रेशो कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमें काम करना है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले दे रखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो एंड अकाउंटिंग रेशो का मीनिंग क्या है। फिर मीनिंग ऑफ रेशो एनालिसिस, थोड़ी सी थ्योरी करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ रेशो एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। वैसे नॉर्मली यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में। और क्या क्या लिमिटेशन है रेशो एनालिसिस के। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये आता है बेटा कि हमारे पास जो रेशो है हमारे सिलेबस के अंदर में अकाउंटिंग रेशो, टोटल हमारे पास 4 तरह के रेशो हैं। लिक्विडिटी रेशो, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को चेक करती है। इसमें 2 रेशो है, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हम 2 रेशो करेंगे। फिर सॉल्वेंसी रेशो है, इसमें 4 हैं। डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसिड रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड इंटरेस्ट कवर रेशो। टोटल रेशो 4 हो जाती हैं। फिर एक्टिविटी रेशो है। एक्टिविटी रेशो का एक दूसरा नाम भी आपको बता देता हूँ, इसको हम टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टर्नओवर रेशो भी इसको हम बोलते हैं, एक्टिविटी रेशो को। इसके अंदर में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। यानी कुल मिला के कहें तो 4 रेशो यहाँ पे हैं। फिर हमारे पास आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आती है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। यानी कि कितनी रेशो हो गई? 5। एक बार आप टोटल करिए ज़रा, बताइए कितना हो गया। 2 और 4 6 और 4 10 और 15। मैं बताता हूँ बच्चों को पूरा साल हो जाता है ये 15 रेशो याद करनी है। यानी कि 15 रेशो के फॉर्मूले याद करने हैं। 15 रेशो के फॉर्मूले अगर आप रोज़ाना एक एक 2 फॉर्मूले भी अगर याद करना शुरू करेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। आप रोज़ाना अगर 2 3 फॉर्मूले भी याद करेंगे तो आसानी से 15 दिन में तो 15 फॉर्मूले याद हो सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले आपको प्रोजेक्ट में भी आपको हेल्प करने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, साथ साथ में जो आपका वाइवा होगा वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए ग्रेवाल साहब ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एक सर्कुलर दे दिया, हमने पहले भी ये सर्कुलर ही पढ़ा हुआ है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई गाइडलाइन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। यानी कि जो हमने पूरी बैलेंस शीट की आपको मालूम होगा, उस बैलेंस शीट में से इन चीज़ों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमसे नहीं पूछी जाएगी। यानी क्या क्या ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। रिजर्व सरप्लस में इन चीज़ों की नहीं पूछी जाएगी। यानी कि रिजर्व सरप्लस तो है, मतलब मैं जो समझने वाली बात है, जो हम श्री राम मंदिर की बात करते थे, तो बेटा यहाँ पे मैं ध्यान रखूँगा। तो मनी रिसीव अगर शेयर वारंट के बारे में नहीं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के बारे में नहीं पूछेंगे, ठीक है जी। एक
ये दो चीज़ें हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बारे में नहीं पूछेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में पूछते हैं, इसमें से इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट डेटा डेवलपमेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स और अदर नॉन करेंट एसेट्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा, और ये सब पूछा जाएगा। ये इन्होंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ चीज़ें बता रखी हैं, मतलब ये चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमसे नहीं पूछी जाएगी। चलिए अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले इन्होंने कुछ नोट बना के दिए हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अदर करंट एसेट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम एडवांस टैक्स, यानी कि जो अदर एसेट्स होते हैं उसके अंदर में केवल 3 ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें दे रखी है लेकिन वो नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो दीज आइटम्स हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द फॉर्मूला इलिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशंस ए क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि चैप्टर की अब शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये आज हमारा बेसिक होगा आज इस चैप्टर के अंदर में, मतलब इस वाली वीडियो में। मीनिंग ऑफ रेशो एंड अकाउंटिंग रेशो क्या होती है। मीनिंग क्या है रेशो का? रेशो कुछ भी नहीं है, रेशो होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, अगर वो फाइनेंशियल वेरिएबल है तो वो बन जाती है हमारी अकाउंटिंग रेशो। यानी कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग रेशो, इसका मतलब कहेंगे रेशो इज़ अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन और रिलेशनशिप बिटवीन द टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम। रेशो वैन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उनको हम अकाउंटिंग रेशो में कहते हैं। यानी कि वैन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज अकाउंटिंग फॉर्म, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग रेशो। बस इसमें और कुछ नहीं करना। उसके अलावा हमारे पास आता है बेटा एक चीज़ आती है हमारे पास, को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो रेशो होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। वो हमने कर लिया। एक्सप्रेशन ऑफ रेशो, रेशो को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होती है प्योर रेशो होती है। प्योर रेशो होती है इन दिस फॉर्म, रिलेशनशिप बिटवीन द टू टर्म इज एक्सप्रेस एज इन रेशो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो प्योर टर्म की वो होता है कि इसे 2:1 4:1, इसको प्योर रेशो बोलते हैं। यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम इज एक्सप्रेस्ड इन रेशो। फॉर एग्जाम्पल करंट रेशो आएगी, बाद में आएगी, क्या होती है बताएंगे आपको। दूसरा एक्सप्रेशन होता है परसेंटेज की फॉर्म में भी रेशो को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती है नॉर्मली उनको हम परसेंटेज की फॉर्म में कहते हैं। तीसरा होता है टाइम्स की फॉर्म में भी रेशो आती है। इन द एक्सप्रेशन इन द नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर फिगर वैन इज कम्पेयर टू अनदर फिगर, जैसे भी आएंगे टाइम्स की फॉर्म में भी रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और चौथा होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में। इट इज़ एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल रेशो ऑफ द फिक्स एसेट टू शेयर कैपिटल इज 3/4, ये फ्रैक्शन में आ जाती है हमारे पास। तो 4 तरीके से ये आपके ना 1 मार्कर क्वेश्चन जो आते हैं आजकल MCQ आते हैं वहाँ पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ द रेशो, कोई चौथा अलग दे देंगे, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 तरीके से हम रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं मीनिंग ऑफ रेशो एनालिसिस पे, ये हम कर भी चुके हैं अभी। यानी कि ये एक छोटी सी डेफिनेशन याद कर लीजिए मायर की। रेशो एनालिसिस द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन अ बिजनेस। चलिए जी, अब आते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये हमारा रूल हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल कर लेते हैं। फ़ायदे क्या हैं? टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये आता है लिक्विडिटी को चेक करना, उसके लिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होती है। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज होती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को चेक करना होता है, प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना होता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज है बेटा, टू हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस में भी हमारे को हेल्प मिलती है। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग रेशो, अकाउंटिंग रेशो के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम बात करेंगे। यूज़फुल टूल है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, सिंप्लीफाई करता है अकाउंटिंग डेटा को। यूजफुल असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, ये आप मेन पॉइंट इनको लिख लीजिए एक एक करके, नहीं कई बार आ सकता है। यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग, यूजफुल लोकेटिंग द वीक एरिया, वीक एरिया को भी हम लोकेट कर सकते हैं अगर हमें रेशियो एनालिसिस अगर हम लोगों ने कर लिया। और यूजफुल अभी हम लोगों ने किया ही है इंट्रा और इंटरफॉर्म कंपैरिजन के ऊपर। मैं प्रैक्टिकल्स के ऊपर आने वाला हूँ बहुत जल्दी। और लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशन तो वही हैं जो हमारी शुरुआत से चलती आ रही हैं। फॉल्स रिजल्ट आते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलायबिलिटी ऑफ द रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन करेक्टनेस ऑफ द, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत होंगे तो रेशियो भी गलत आएगा। क्वालिटी फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, वो नॉर्मली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हमारे लिमिटेशंस होती थी वो यहाँ आ रही है हमारे पास। लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशो, स्टैंडर्ड रेशो का लैक है, देयर इज नो स्टैंडर्ड रेशो, वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, मे नॉट बी कंपेरेबल, प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड। विंडो ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग रेशो में भी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, एग्जामिनर पूछ लेता है। मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज द वे टू कंसील द वाइटल फैक्ट एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ए बेटर वे, यानी कि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप हाइड कर लेते हैं और आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि बहुत सुंदर लगेगी आपकी कंपनी। एक होता है पर्सनल बायसनेस, आपको मालूम ही है, हर एक अकाउंटेंट अपने हिसाब से रेशो निकालने वाले, डाटा है, आप अपने फ़ायदे के लिए किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रेशो,
4 तरह के हम लोगों ने किया था। पहली लिक्विडिटी रेशो है, इसके अंदर में 2 रेशो आती है, हमने करी थी करंट रेशो और क्विक रेशो। इससे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को चेक करने के लिए होती है। सॉल्वेंसी रेशो किस लिए होती है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को करने के लिए होता है। इसके अंदर में 4 रेशो हम लोगों ने पढ़ी थी। टोटल हमारी कितनी रेशो है? यस, हमारी रेशो टोटल 15 है। 2 रेशो यहाँ आती है, 4 रेशो यहाँ आती है। फिर एफिशिएंसी को चेक करने के लिए जो रेशो होती है वो होती है एक्टिविटी रेशो। मैंने बताया भी था आपको, टर्नओवर रेशो देते हैं एफिशिएंसी को चेक करना हो, इसके अंदर में आपकी 4 रेशो आती है। और सबसे लास्ट में अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को जज करना हो, आपकी परफॉर्मेंस को अगर इवैल्यूएट करना हो, तो परफॉर्मेंस को अगर इवैल्यूएट करना हो तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आती है। और इसके अंदर में कितनी रेशो आती है बेटा? 5 रेशो आती हैं। टोटल मिला करके हमारी 15 रेशो हैं। तो एक एक करके हम शुरुआत करेंगे और आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी को चेक करेंगे। तो 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है कि वाई द लिक्विडिटी रेशो इज़ कैलकुलेटेड। तो क्या करेंगे? लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस रेफर टू द फर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स करंट ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करनी हो तो 2 रेशो निकालते हैं। और उसमें पहली रेशो का नाम है बेटा क्या? करंट रेशो है। और दूसरी रेशो का नाम क्या है? लिक्विड रेशो है। इसका एक नाम और भी ध्यान रखेंगे, क्विक रेशो भी बोलते हैं, और इसको हम एसिड टेस्ट रेशो भी हम लोग बोलते हैं। तो व्हाट इज़ करंट रेशो? करंट रेशो कुछ नहीं है, करंट रेशो इज़ अ रिलेशनशिप है हमारे पास। यानी कि मैं यहाँ से भी आपको बताऊँगा और अपनी फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर लूँगा, सिंपल फॉर्म में आपको आसान रहेगा। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है, करंट रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट से उठा लीजिए, उनका जब कंपैरिजन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम लोग करंट रेशो बोलेंगे। ठीक है, इसका जो प्योर रेशो 2:1 इसमें इसकी आइडियल रेशो मानी जाती है। अब क्या करंट एसेट्स होती हैं, क्या करंट लायबिलिटी होती हैं, मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा। हमारी बैलेंस शीट आपको क्या करनी पड़ेगी, एक बार को याद करनी पड़ेगी। मैं इनके क्लासिफिकेशन पे आऊँ, साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा जो हमारा क्लासिफिकेशन था, जो हम लोगों ने एक बैलेंस शीट बनाई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने इस तरह से बैलेंस शीट बनाई थी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ये आप इसका फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे जो बैलेंस शीट है, ये उसकी लायबिलिटी साइड है, आपको नज़र आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारी कौन सी साइड है? ये हमारी कौन सी साइड है बेटा? यस, ये हमारी एसेट साइड है। तो इन्होंने फॉर्मूला बताया हमारा करंट रेशो का भी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में ये चीज़ें ले लेंगे, ये पता होना चाहिए। करंट इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेंट्री आती है। इसके लिए हमने वर्ड बनाया था, कार इतनी तेज़ चलाओ कि सुन्न हो जाओ। कार इतनी तेज़ चलाओ सुन्न हो जाओ, यानी पुराना चीज़ हमें काम आने वाली है। और उसके लिए एक एक्रोनिम और बनाया था, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कहाँ बैठता है? ये CS के ऑफिस में बैठता है। करंट इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेंट्री आएगी, इसके अंदर में ट्रेड रिसीवेबल आएंगे, मैं लिख के बताऊँगा दोबारा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएंगे, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस आएंगे और अदर करंट एसेट्स आएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो यानी कि बैलेंस शीट पता होनी चाहिए, तो इसी से हम रिलेट करेंगे। और यहाँ पे क्या बेटा? ये हमारी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी के लिए वर्ड बनाया था हम लोगों ने, सोनियो तुम ओ सोनी। इसका मतलब इसको हम टॉस के नाम से भी जानते थे, टॉस करते हैं जैसे हम लोग। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोविंग, एस का मतलब, टी का मतलब ट्रेड पेबल, इसमें क्रेडिटर और BR आते हैं, हमने बहुत डिटेल में भी किया है। अदर करंट लायबिलिटी है हमारे पास, और यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आएंगे। तो इनका जो रेशो होगा वो हमारी क्या चेक करता है बेटा? यस, वो हमारी जो लिक्विडिटी को क्या करता है बेटा? चेक करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो मैं अब यहाँ पे काम करना शुरू कर रहा हूँ बेटा। तो आज सबसे पहली रेशो हम लोग ले चल रहे हैं बेटा। कौन सी रेशो लेकर चल रहे हैं हम लोग? वो क्लासिफिकेशन आपको बता दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशो की। लिक्विडिटी रेशो है, और इसका एक नाम और भी दे रहे हैं बेटा हम लोग। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो के नाम से भी जानते हैं, और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो के नाम से भी जानते हैं। और इस रेशो के बेटा 2 पार्ट्स होते हैं। पहला मैंने बताया करंट रेशो। करंट रेशो का मतलब क्या होता है? हम चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का क्या रेशो है? इस रेशो का स्टैंडर्ड कितना माना जाता है बेटा? 2:1 क्या माना जाता है? इस रेशो का स्टैंडर्ड माना जाता है। अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, वो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। करंट रेशो का जो स्टैंडर्ड है वो 2:1 है। और दूसरी रेशो यहाँ निकाली जाती है, उसको बोलते हैं हम लिक्विड रेशो, बोलते हैं लिक्विड रेशो। और इस रेशो के 2 नाम और रखे हैं इनकी मम्मा ने, हम ये कह देते हैं। इसको हम क्विक रेशो भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत इमीडिएटली अगर आपको चेक करना हो फर्म की सॉल्वेंसी को, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को, तो हम लोग क्विक रेशो निकालते हैं। इसका एक नाम और है एसिड टेस्ट रेशो है। इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं बेटा? इसका जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, हमेशा लिखते हैं बेटा क्या? जो करंट एसेट्स हैं
करंट एसेट्स में से हम दो चीज़ों को माइनस कर देते हैं बेटा। एक हम कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को इन्वेंट्री बोल देते हैं, माइनस एक चीज़ को कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन दो चीज़ों का माइनस कर दिया जाता है क्योंकि ये इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं होती है अपॉन में करंट लाइबिलिटी। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लिक्विड रेशो का है या क्विक रेशो का है या एसिड टेस्ट रेशो। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, इनको हम बोल देते हैं बेटा लिक्विड एसिड्स। मैं बुक से भी आपका फॉर्मूला लिखूंगा, लिक्विड एसिड्स अपॉन, क्योंकि ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी हमारा फॉर्मूला हो गया। और इसका जो स्टैंडर्ड है जनरली 1:1 माना जाता है। कहा जाता है कि 1:1 है तो बहुत अच्छा है, और इसको दूसरी रेशो अगर 2:1 है तो ये आइडियल है। ये रेशो कितनी मानी जाती है, 1:1 आइडियल मानी जाती है। यानी करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और एक इसका फॉर्मूला है बेटा ये क्विक रेशो भी बोल देते हैं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मैं केवल एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ। ये इसका फॉर्मूला है। तो लिक्विड एसिड्स आपको मिल ही जाएंगे, दो चीज़ों को माइनस करेंगे तो इन चीज़ों से हम क्या चेक करेंगे, फर्म की लिक्विडिटी को चेक करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी हम चर्चा करते हैं। अब आपके दिमाग में बिल्कुल ही जहन में चल रहा होगा सर करंट एसिड्स क्या होते हैं। तो करंट एसिड्स को हम लिखना शुरू करेंगे, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि करंट एसिड्स क्या क्या होते हैं। करंट एसिड्स के लिए हमेशा ही वर्ड बनाएंगे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CITCSO। ये वर्ड लिख लीजिए आप, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CS के ऑफिस में बैठता है। ये हम लोग बोलते हैं इसके लिए क्या, कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाओ। यानी कि बार बार में आपकी बैलेंस शीट रिपीट होगी। तो जब हम लोगों ने पार्ट बी शुरू किया था वो वेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, सबसे पहले नाम लिया मैंने करंट इन्वेस्टमेंट। ये आपको बैलेंस शीट भी याद करने में आसानी हो जाएगी। मैंने कहा भी था और आपसे वायदा लिया था कि आप जब बैलेंस शीट बनाए तो साथ साथ में इनकी चीज़ें लिखते रहे, क्या क्या आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यस इसके अंदर में यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेंट्री आ गया। टी का मतलब क्या कहलाता है, ट्रेड रिसीवेबल होता है। सी का मतलब क्या होता है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनके अंदर जो जो चीज़ें आ सकती हैं ये मेन चीज़ हैं, इनको हम सब हेड के नाम से जानते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं हम क्या बेटा, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। यानी कि ये चीज़ें अगर होंगी तो करंट एसेट्स में ऐड हो जाएंगी। और ओ का मतलब होता है अदर करंट एसेट्स। तो हम बात कर लेते हैं, अभी हम लोग बात कर लेते हैं, अभी हमने सर्कुलर में पढ़ा भी था अदर करंट एसेट्स के अंदर में क्या क्या चीज़ आएंगी। तीन चीज़ें ध्यान रखनी है आपको केवल, जो अभी हम लोगों ने भी आपको सर्कुलर भी दिखाया था वहाँ पे तीन चीज़ों की ट्रीटमेंट ही नॉर्मली पूछी जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बेटा, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले ये लिख देता हूँ मैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है इसके अंदर में। कई बार एग्जाम में अदर करंट एसेट दे रखा होता है, कई बार ये दे रखा होता है। ये दे रखा है तो इसका मतलब अदर करंट एसेट ही है। और क्या नाम बताया मैंने इसका, एक नाम बताया मैंने इसका एक्रूड इनकम, और एक नाम और है इसमें इसके अंदर में एडवांस। जो हमारे पास टैक्सेस होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, एडवांस टैक्स। तो इस परिवार के अंदर में तीन चीज़ें ले लेंगे। कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया राइट डाउन द नेम ऑफ 3 अदर करंट एसेट, तो लिख भी लेंगे। यानी कि एक तीर और दो शिकार वाली बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो आता है, अब आपके एग्जाम में आएगा करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एक छोटी सी बात याद रख लेना, कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेस देन हमारे पास क्या है बेटा, अगर वो 12 मंथ्स है, इसके अंदर में क्या आ जाता है बेटा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी आ जाती है इसके अंदर में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये ध्यान रख लेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे इनके अंदर में। और एग्जाम में दे रखा होगा एक आ जाता है इसके अंदर में क्या बेटा, मार्केटेबल सिक्योरिटी आ जाती है। यानी कि मैं जो लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में आप कॉपी करते जाइए, आप वीडियो को पॉज कर देना और ये फॉर्मूले नोट कर लेना ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे बेटा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे, जब आप अपने प्रैक्टिकल रिपोर्ट देने जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आएंगी। 15 फॉर्मूले हैं केवल। इन्वेंट्री में क्या आता है बेटा, इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास, तो मैं सबके नाम लिखता हूँ। तो हमेशा याद करने का तरीका ही मैंने बनाया है। रॉ मटेरियल आता है, शॉर्टकट में लिखूँगा वर्किंग प्रोग्रेस आता है, FG का मतलब फिनिश गुड्स आते हैं, और स्टॉक इन ट्रेड आता है। 4 चीज़ आ गई हैं। 2 चीज़ और भी आती हैं यहाँ पे। मैं एक्चुअली में इन्वेंट्री के अंदर तो वो चीज़ें आती हैं लेकिन इस रेशो में इनको कंसिडर नहीं करता। मैं उनके नाम जरूर लिखूँगा, वो मैं लिखूँगा लूज टूल होता है बेटा हमारे पास, और एक होता है हमारे पास स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, LOOO, लूज टूल्स वही है, एंड स्पेयर पार्ट्स, स्टोर यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं हम लोग, स्टोर एंड स्पेयर्स बोलते हैं। तो ये लिखने के बाद बेटा मैं यहाँ से इन चीज़ों को काट भी रहा हूँ, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को मैं काट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं होते जब हम करंट रेशो को निकालते हैं। तो
तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। इन दो चीज़ों को हम लोगों ने एक्सक्लूड किया हुआ है, लूज टूल्स को और स्टोर एंड स्पेयर्स को हम लोगों ने क्या किया है, यूज़ किया हुआ है। इसका छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। बड़े दो एग्जांपल हैं क्यों हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि हम करंट एसेट को मान के चलते हैं कि हमारी जो एसेट है वो हम 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, वो वाली एसेट लेते हैं। और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी मान के चलते हैं जिनको हमें 1 साल में पे करना होता है। यानी कि नॉर्मली हम मानते हैं कि हमारे 1 साल में एसेट्स को बेच के क्या आएगा, 1 साल में लायबिलिटीज़ की पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, उसको रेशो को हम क्या कहते हैं, करंट रेशो कहते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने का तरीका है। अब लूज टूल को कैसे नहीं ले सकते हम लोग। लूज टूल का मतलब हम क्या समझ सकते हैं। मान लीजिए टूल्स हैं, मान लीजिए हमारे पास हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, और मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मशीन है, मशीन के अंदर सुइयाँ लगती हैं, ठीक है, निडल लगती है। वो निडल है, बहुत सारी हमारे पास हज़ारों मशीनें हैं, उनके लिए हमने निडल्स वगैरह रखी हुई हैं। तो है तो ये इन्वेंट्री का हिस्सा, तो क्या हम उनको बेच करके पैसा कन्वर्ट करेंगे कि किसी को पे करने के लिए? नहीं, क्योंकि हम नहीं करेंगे कन्वर्ट उनको। क्यों? क्योंकि वो जो निडल्स हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म में बाद में काम आएंगी। अब बात आती है स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स। हमारे पास जनरेटर लगा हुआ है, हमारे पास डीजल रखा हुआ है, 2000 डीजल लीटर या 5000 लीटर डीजल रखा हुआ है। 5000 इंटू 17 करोगे, 3.5-4 लाख रुपए का डीजल रखा हुआ है। क्या किसी की पेमेंट करने के लिए हम डीजल भेज देंगे क्या? वो स्टोर एंड स्पेयर पार्ट का हिस्सा होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। यानी कि इन दोनों को बाहर निकाल देंगे। वैसे इन्वेंट्री में पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन इन्वेंट्री में 4 चीज़ें यहाँ पे लेंगे इस रेशो की कैलकुलेशन के लिए। यानी करंट लिक्विडिटी रेशो का मतलब है कि 1 साल में हमारी शॉर्ट टर्म के अंदर में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो नॉर्मली 2:1 का मतलब भी यही था कि करंट एसेट हमारे करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होने चाहिए, अगर यानी कि दुगने होने चाहिए। दुगने से भी ज़्यादा होंगे तो आप कहेंगे अच्छी तो बात है, लेकिन ये आइडियल फंड हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमारा पैसा बेकार ही एसेट्स में पड़ा हुआ है जो हमारी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। यानी कि 2:1 से ज़्यादा होगी तो बेकार है, क्योंकि हमारे फंड्स क्या माने जाते हैं कि हमारे फंड जो आइडियल पड़े हुए हैं उनसे हमारे कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। कम है तो हमारा कैश क्रंच रहेगा, लिक्विडिटी कम रहेगी हमारी, तो हमें पे करने में दिक्कत आ सकती है। कल को लायबिलिटी की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो 2:1 से ज़्यादा भी बेकार है और 2:1 से कम भी बेकार है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आप बोल देना सर 2:1 इज़ द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट 2:1 इज़ द बेस्ट। अब ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में क्या आता है, इसके अंदर में आपको मालूम है बिल रिसीवेबल और डेटर्स आते हैं। BR और डेटर आते हैं, मैं लिख देता हूँ BR और डेटर। और जो डेटर्स आते हैं मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो आफ्टर प्रोविजन आते हैं। प्रोविजन माइनस करने के बाद जो नेट आएंगे वो वाले डेटर्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करने के बाद लिखते हैं। ब्रैकेट में लिख दिया मैंने नेट। चलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में तो मेनली ये चीज़ें आती हैं। कैश इन हैंड हो गया आपका, ये आपको मालूम भी है। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो भी हमारा किसका हिस्सा माना जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। जो हमारे चेक्स हैं हमारे पास, कैश इन हैंड कैश एट बैंक जनरली होता है, और जो चेक्स हैं वो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस हमारे पास क्या हो गए। शॉर्ट टर्म एडवांसेस, लोन एडवांस का मतलब कि लोन गिवन फॉर शॉर्ट पीरियड, लोन फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अगर किसी को भी हम लोगों ने कोई लोन दिया है 12 महीने से कम के लिए, तो फॉर द पीरियड 12 मंथ्स, तो हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ये सारी हमारी क्या मानी जाती है बेटा, करंट एसेट्स को हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं। चलिए सर, आपने हमें करंट एसेट्स के बारे में बताया, अब हमें बता दीजिए करंट लायबिलिटीज़ क्या क्या होंगी। तो ये क्योंकि बेस जानना हमें ज़रूरी है। चलिए हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें करंट लायबिलिटी में यहाँ पे इंक्लूड होंगी। तो करंट लायबिलिटी के लिए आपको एक वर्ड मालूम है क्या? हमने बोला था सोनियो तुम ओ सोनी, सोनियो तुम ओ सोनी। तो ये चीज़ें हमारे पास आती हैं इसके अंदर में। सबसे पहले क्या आता है बेटा, यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोविंग आती है बेटा। मैंने क्या बोला बेटा, यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोविंग। टी का मतलब क्या बोला बेटा मैंने, ट्रेड पेबल बोला मैंने। इसका मतलब क्या बोला मैंने, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी जो कोई और रह गई है। और यहाँ पे एस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो अगर इन चारों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी बेटा, वो मेरे पास आ जाएगी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो इनके अंदर भी क्या क्या चीज़ें आते हैं थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरोविंग का मतलब अगर कोई भी लोन ले रखा है लेस देन 12 मंथ्स, यानी कि लोन ये हम लोगों ने ले रखा है लेस देन 12 मंथ्स के लिए, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग में आ जाएगा। ट्रेड पेबल में क्या आते हैं बेटा, हमारे क्रेडिटर्स आते हैं और एक बिल्स पेबल आते हैं। कि ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये दे रखे होते हैं, ये ना देखे तो समझ जाएंगे ट्रेड पेबल का हिस्सा है। अदर करंट लायबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें थी, तो नॉर्मली जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनके हम नाम लिख रहे हैं। इसके अंदर में क्या पूछा जाता है आपसे, एक तो आपके बेसिक चीज़ें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपका, ठीक है, इनकम इन एडवांस, इनकम
रिसीव्ड इन एडवांस आ गया हमारे पास यहाँ। और क्या पूछा जाए, और क्या आ सकता है बेटा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ जगह ले रहा हूँ। कॉल इन एडवांस भी इस परिवार का हिस्सा है। कॉल्स इन एडवांस हमारे पास आ गए यहाँ पे, ठीक है। अनक्लेम्ड डिविडेंड है, अनक्लेम्ड डिविडेंड है, वो भी हमारे पास कहाँ आ जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर दोनों आ जाते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर, ये 5 चीज़ें याद रख लीजिए। नॉर्मली ड्यू और नॉट ड्यू दोनों ही आ जाएंगे हमारे पास। अब बात आती है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर में क्या है। इसके अंदर में सबसे पहले आप याद रख लीजिए प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, यानी कि जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न क्या बन जाएगा बेटा, हिस्सा बन जाएगा। वो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको कंसिडर कर लेंगे। तो ये हमारी क्या होती है बेटा, करंट लायबिलिटी होती है। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, और मैंने बताया था कि क्वेश्चन के अंदर में क्या मानेंगे हम लोग, इसका जो स्टैंडर्ड है वो 2:1 माना जाता है। एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा मैं, छोटे छोटे मेरे फॉर्मूले हैं, ये टिप्स हैं। पहला टिप्स क्या है मेरे पास, यानी कि मुझे पता होना चाहिए, ये मैं लिख रहा हूँ बेटा, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म इजिकल टू क्या होता है बेटा, टोटल डेट्स होता है। कई बार नहीं दिए होते तो हम ऐसे निकालेंगे, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म डेट इजिकल टू टोटल डेट। लॉन्ग टर्म डेट को हम नॉन करंट लायबिलिटी बोल देते हैं, शॉर्ट टर्म डेट को हम करंट लायबिलिटी। यानी कि क्या देंगे आपको, अगर आपको भी निकालना हो तो लॉन्ग टर्म डेट का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, नॉन करंट लायबिलिटी, प्लस शॉर्ट टर्म डेट का मतलब क्या होता है बेटा, करंट लायबिलिटी बोल देते हैं। और ये हो गया टोटल लायबिलिटी या टोटल डेट्स बोल देते हैं। तो हो सकता है आपको क्या निकालने को आ जाए, करंट लायबिलिटी निकालने को आ जाए। तो मेरे हिसाब से क्लियर है, अगर आपको करंट लायबिलिटी निकालनी है तो टोटल डेट में से क्या माइनस कर दोगे, नॉन करंट लायबिलिटी। या शॉर्ट टर्म डेट का मतलब भी क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है, टोटल डेट में से क्या माइनस कर दोगे, लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दोगे। एक फॉर्मूला और आता है बेटा हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए होती है। वर्किंग कैपिटल वो होती है जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए होती है, उसको बोलते हैं हम करंट एसेट्स, यानी कैपिटल विच रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। आपसे एग्जामिनर प्रैक्टिकली पूछ सकता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और रेशो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये रिलेशनशिप भी हम बहुत यूज़ करेंगे, क्या, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला है हमारा करंट लायबिलिटी का। अब मैं आपको दे रहा हूँ राम सेतु, इसका नाम मैंने दिया राम सेतु। सर ये क्या हिंदी में वर्ड बोल रहे हो, अब राम सेतु, इसको राम सेतु बोलते हैं। यानी कि मालूम है जब लंका पे चढ़ाई करी थी तो रामचंद्र जी ने सेतु को यूज किया था, राम राम लिखते जा रहे थे पत्थरों पे और हम लोग पहुँचते जा रहे थे। ये राम सेतु है। जब क्वेश्चन ऐसे आ जाएँ तो राम सेतु का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन आ जाए बताते हैं आपको ये रिलेशनशिप याद रखनी है। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा याद है, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जरूर आपको याद होगा मेरे हिसाब से, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो यानी कि एक रिलेशनशिप बना रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा एसएफ का मतलब शेयर होल्डर फंड, ये शराबा मेरा नहीं आता नॉर्मली। और एन का मतलब क्या था यहाँ पे, नॉन करंट लायबिलिटी। और यहाँ पे सी का मतलब क्या, करंट लायबिलिटी। शोर शराबा का मतलब चुप हो गया है, यानी कि नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं दिया होता क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट हमारे सीबीएसई में नहीं है, आपको बताया था क्लास 12 के लिए। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो यानी कि शोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एनसीए प्लस सीए। एनसीए का मतलब क्या है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ये हमारा एक बहुत बड़ा रिलेशन है। इस रिलेशन की हेल्प से हम लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे यहाँ पे। यानी कि थर्ड फॉर्मूला जो राम सेतु है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं राम सेतु को दोबारा से एक बार हाईलाइट करना चाहूँगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मान लीजिए इसके अंदर में 4 चीज़ें दे देते हैं आपको करंट एसेट निकल के आ जाएंगे, या आपको 4 चीज़ दे देंगे, आपकी करंट लायबिलिटी छुपा लेंगे, करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो बहुत सारे तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको छोटी छोटी बातें और बताता हूँ। होता क्या है, एनसीएल प्लस सीएल की जगह क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो, यस एनसीएल प्लस सीएल की जगह वो क्या यूज़ कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने लिखा भी था, टोटल डेट यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। तो एसएफ प्लस टोटल डेट दे देंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू वो हमें सवाल दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनसीएल प्लस सीएल इज इक्वल टू क्या होता है सर, टोटल डेट होता है। वो वाला रिलेशन भी याद हो जाता है। कई बार करंट एसेट्स उधर जाके माइनस करंट लायबिलिटी बन गया, वो वर्किंग कैपिटल हो गया। तो वर्किंग कैपिटल का रिलेशन भी यहाँ हो जाएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वाला यूज कर देते हैं। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीए प्लस सीए, एनसीए प्लस सीए को हम क्या बोल देते हैं, टोटल एसेट्स बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे इस तरह से हम
यहाँ पे SNR लिख के टोटल एसिड दे देते हैं। तो इस तरीके से हम कई तरीके से इस फार्मूलों को हम यूटिलाइज़ क्या करेंगे, करने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा बताता हूँ, SF प्लस NCl। SF प्लस NCl को क्या बोलते हैं? SF प्लस NCl को हम क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये तो नया वर्ड सुनने को मिला। यस, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, छोटे छोटे हैं यहाँ पे। SF प्लस NCl, SF का मतलब क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड प्लस क्या बोलते हैं इसको? हम नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी, इस फॉर्मूले को हम जरूर यूज करेंगे। इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होता है। यानी कि SF प्लस NCl यानी कि NCA प्लस CA माइनस CL, ये भी क्या कहलाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। यानी किसी भी तरीके से हम जब सवाल करेंगे तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। NCI का मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जरूर लिखते जाइए, साथ साथ में बोलता जा रहा हूँ। प्लस में क्या लिख देते हैं? फिक्स एसेट्स, क्योंकि नॉन करंट एसेट के अंदर में दोनों चीज़ें आती हैं, फिक्स एसेट भी आती है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आती हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर लेते हैं NCA के लिए, कई बार डिटेल में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे धीरे धीरे क्या आने वाली हैं? यूज़ में आने वाली हैं। और ये कुछ नहीं है, केवल बैलेंस शीट की अप्रोच है। और यहाँ पे बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। समझाने के लिए वर्किंग नोट में आप है ना ऐसे देसी बैलेंस शीट बना सकते हैं। इसको हम देसी बैलेंस शीट का नाम भी दे देते हैं, देसी बैलेंस शीट बोल देते हैं इसको हम लोग। क्या? देसी। देसी का मतलब कि अपने तरीके से बनाते हैं। तो आपको मालूम है नॉर्मली पार्टनरशिप में कैसे बनाते हैं, समझने के लिए। वैसे वर्टिकल बनाते हैं कंपनी। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पे करंट एसेट्स। यहाँ पे क्या होता है? मतलब सारे एसेट्स आते हैं। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ मैंने लाइन खींच दी है इसके आगे, शोल्डर फंड आएगा। यहाँ नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ करंट लायबिलिटी। और ये मैथमेटिकली क्या होते हैं? दोनों चीज़ें बराबर होती है। हमने भी यही लिखने की कोशिश करी है, शेयर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब इनके अलग अलग नाम दे रखे हैं, वो एक अलग बात है। और नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स को डिटेल में ले जाओगे तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स एसेट्स भी आ जाएगा। तो ये राम सेतु वाला जो फॉर्मूला है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो राम सेतु बना है, राम जी का जो सेतु बना है, इसको कॉपी कर लीजिए। ये राम सेतु फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे तो उससे पता लगेगा। और एग्जामिनर जरूर पूछते हैं कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, वो मैं आपको बुक से पढ़ के बताऊंगा और धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल्स की ओर आगे बढ़ेंगे। ये लाइन है, ये जरूर याद रखिए। आइडियल रेशो यानी कि द एक्सेप्टेबल करंट रेशो डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। मतलब कि करंट रेशो का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है। यानी शुगर इंडस्ट्री के लिए अलग है, सीमेंट के लिए अलग होगा, फार्मा के लिए अलग होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क इन्वॉल्व। हाउएवर जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ करंट रेशो इज 2:1। ये 1 मार्कर क्वेश्चन के बार आ भी गया है। करंट रेशो का स्टैंडर्ड कितना है? 2:1। अब ये लाइन है जो आपसे एग्जामिनर पूछता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इफ़ करंट रेशो इज 2 और मोर देन 2, इट मीन्स द फर्म इज एडुकेटली लिक्विड एंड शैल बी एबल टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। करंट रेशो 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब फर्म की एफिशिएंसी अच्छी है, वो करंट ऑब्लिगेशन को मीट कर सकती है। इफ करंट रेशियो इज लेस देन 2, इट मीन्स द फर्म में फेस डिफिकल्टी इन मीटिंग द करंट लायबिलिटी। कम है तो डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। अब आती है हायर करंट रेशियो, बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। अगर ज़्यादा है तो अच्छी लिक्विडिटी पोजीशन है, बट ए वेरी हाई करंट रेशियो मीन्स पुअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। यानी कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई है रेशो, इसका मतलब आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी वीक है। यानी कि स्टॉक में भी इंक्रीज ड्यू टू पुअर सेल। हमारा स्टॉक बढ़ा हुआ है, इससे हमारे करंट एसेट्स बढ़े हुए हैं क्योंकि हमारी सेल नहीं हो रही है। लार्ज अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल ड्यू टू पुअर कलेक्शन और एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड। हमारा डेटर्स में पैसा बढ़ा हुआ है क्योंकि हमारा पैसा उधार गया हुआ है। और कैश एंड बैंक बैलेंस आर लाइंग आइडियल बिकॉज ऑफ द पुअर कैश मैनेजमेंट। दे 3 सिम्टम्स आते हैं। देखने को तो लगता है कि रेशियो अच्छी है, ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब 3 चीज़ों पे हमारा काम नहीं हो पा रहा। लो करंट रेशियो may be due to inadequate investment in current assets, which may result in low liquidity, may threaten the solvency of the enterprises. Current ratio should be reasonable. It should neither be too high nor too low, but those situations are disadvantageous है हमारे पास, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? 1 मार्कर क्वेश्चन पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशियो इज टू असेस द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ को मैट करने के लिए ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ये आपसे पूछ देखते हैं, यानी कौन सी सॉल्वेंसी को चेक करते हैं इसमें? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को ठीक करते हैं। आपको बता दिया हायर भी क्यों नुकसान है, और लो है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब थ्रेटन है सॉल्वेंसी के लिए, यानी कि लिक्विडिटी उनकी क्या है? लो मानी जाएगी। तो ये चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लीजिए, साथ साथ में लिख दीजिए। प्रैक्टिकल के अंदर में एग्जामिनर इस तरह के आपसे सवाल पूछते हैं नॉर्मली, ये देखा गया है ट्रेंड एक्चुअल में। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ अभी आपकी तरफ पढ़ रहा हूँ। मैं कैसे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन को बताते हैं। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे।
फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशो। अब करंट रेशो निकालनी है, करंट रेशो निकालने के अंदर में 4 स्टेप होते हैं, वो बताएंगे आपको ट्रेड रिसीवेबल दे दिए। अब आपको देखना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल आएंगे कहाँ पे। आप कहेंगे सर ये तो करंट एसेट्स में आ गए, मैंने CA लिख दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये भी करंट एसेट में। सर माइनस भी तो करा करते थे आप, एक वो हम करते थे लिक्विड रेशो में, यानी कि अभी हम करंट रेशो की बात कर रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से ये भी करंट एसेट होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, हमने बात करी थी करंट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। करंट मशीनरी कंफ्यूज करने के लिए देखिए, मशीनरी करंट एसेट का हिस्सा नहीं है। बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है। सन्डी क्रेडिटर आपके लिए करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि डिबेंचर आपके लिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग होती है। इन्वेंट्री है, बिल्कुल करंट एसेट्स में आ जाएगा आपका। एक्सपेंसेस पेबल आपका करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। सारी चीज़ें लिख दी हैं, आपसे रेशियो निकलवाई है। तो एग्जाम में कैसे मार्क्स होते हैं, आप फॉर्मूला लिखेंगे, हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि आधा नंबर फॉर्मूले का है। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और फिर करंट एसेट अलग से निकालेंगे, करंट लायबिलिटी आप अलग से निकालेंगे। सारी चीज़ों को ऐड करके दिखाएंगे जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें थी, देखो ट्रेड रिसीवेबल था यहाँ पे, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस थे आपके, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थे, फिर शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस थे, और इन्वेंट्री थी। ऐसे ट्रेड पेबल निकाल के दिखाया आपने। इसके अंदर में आपने ट्रेड पेबल दोनों को ऐड कर दिया, मतलब कोई दिक्कत नहीं, बिल्स पेबल क्रेडिटर को सिंपल ऐड करिए। और ये होता क्या है, आधा नंबर आपका करंट एसेट निकालने का होता है, आधा नंबर आपका क्या होता है, करंट लायबिलिटी निकालने का होता है, आधा नंबर आपका फॉर्मूले का होता है, आधा नंबर फाइनल आंसर जो 2:1 का आया, तो आधा 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 करके आपको 2 नंबर मिल जाते हैं बोर्ड के अंदर में। ये हमारी मार्किंग स्कीम होती है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ, कि आपने किया नहीं है ना इस तरह का। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम करके देखते हैं जरा एक बार हम लोग, कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अमली जामा पहनाएंगे। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, यहाँ ऐसे करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है आज हमारा करंट रेशो। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यस करंट एसेट्स अपॉन करंट, आधा नंबर तो ले लिया सर, ज़्यादातर होता है आधा नंबर इस चीज़ का, ये थोड़ी जगह छोड़ दी हम लोगों ने क्योंकि फाइनल आंसर के लिए। अब करंट एसेट यहाँ निकाल के दिखाएंगे। करंट एसेट्स में आपको मालूम है क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल दे रखे थे 1 लाख रुपए के, सीधे ऐड कर दीजिए, इसके आगे ट्रेड रिसीवेबल लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, वो तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से समझाया है आपको। पहले सब चीज़ों के नाम लिखें, लिखते हैं अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं कितने रुपए के हैं, 10,000 रुपये के प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे। उसके बाद हमारे पास अगला था यहाँ पे शॉर्ट टर्म नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 30,000 रुपये का, वो 30,000 रुपये वो ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर 20,000 रुपये के क्या है बेटा हमारे पास, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, 20,000 की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे। और उसके बाद 40,000 रुपये की आपकी क्या है बेटा इन्वेंट्री है। इनको ऐड करिए आप, ऐड करके इन सबको आता है आपका 2 लाख रुपये आते हैं। फिर अब क्या निकालेंगे, आधा नंबर और मिल चुका है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ आएंगी हमारे पास, पहले ट्रेड पेबल हैं 20,000 रुपये के, कैसे कैसे हैं वो देख लेते हैं। यस मतलब बिल्स पेबल 20,000 के थे। फिर हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर थे कितने के, 40,000 रुपये के। उसके बाद एक्सपेंसेस पेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं 40,000, ये 1 लाख आ गया। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे हमने थोड़ी जगह छोड़ी थी, यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं आंसर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कितना लिखेंगे, यस बेटा 2 लाख डिवाइडेड, बुक में सारी जगह पहले मेन पार्ट करते हैं, जैसे फिर वर्किंग में बनाते हैं ना वैसे 2:1 है, एक तरह की प्योर रेशियो है, जैसे हम लोग 1:1 मिले 1 लगा के लिख करते हैं, ये हमारी 2:1 है। तो स्टैंडर्ड रेशियो भी आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा रहा, तो इस तरीके से हम सवाल को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा, और क्वेश्चन नंबर 2 मेरा लिए हमेशा ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। मैं आई लव दिस क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं, और यहाँ पे हमारा देसी बैलेंस शीट वाला काम आएगा। अब देखिए इन्होंने कैलकुलेट द करंट रेशो, अब यहाँ पे चीज़ें पक्की पकाई नहीं दी। यहाँ पे इन्होंने टोटल एसेट्स दे दिए, इन्होंने फिक्स एसेट्स दे दिए, इन्होंने हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे दिए, हाँ जी सर ध्यान आ रहा है, शेयर होल्डर फंड दे दिया, नॉन करंट लायबिलिटी दे दी। तो कैसे करें हम, शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखेंगे, शेयर होल्डर फंड का मतलब हमारी जो पहला वाला आइटम होता है। ये पांचों चीज़ें दे दी। इसके लिए अब मुझे क्या यूज करना है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जब सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा तो मैंने यहाँ पे लिखा राम सेतु। राम सेतु मैंने लिखा, राम सेतु का मतलब क्या लिखा मैंने, यहाँ पे राम सेतु था मेरा शेयर होल्डर फंड प्लस मेरी नॉन करंट लायबिलिटी प्लस मेरी करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट। ये दूसरा सवाल, ये मेरा राम सेतु मैंने लिखा। अब मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर मुझे टोटल एसेट दे दिए, टोटल एसेट का मतलब क्या दे दिया, इन दोनों का मुझे टोटल दे दिया, ये पता है आपको। अब मुझे फिक्स एसेट्स दे दिए 1,60,000 के, मुझे शेयर होल्डर फंड दे दिया। तो मैं लिख लेता हूँ जो जो चीज़ें दे रखी हैं मुझे। मेरा शेयर होल्डर फंड कितने रुपए का है, दोनों तरीके आपको बता देंगे। शेयर होल्डर फंड मेरे 2 लाख रुपए के हैं, टोटल एसेट्स कितने के हैं मेरे, वो भी लिख देता हूँ मैं। टोटल एसेट मेरे 3 लाख रुपए के थे। मेरे फिक्स एसेट्स कितने के हैं, मेरे 1,60,000 के मेरे फिक्स एसेट्स हैं।
इसके अलावा मेरी नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब ये दे दी, और मुझे करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी। नॉन करंट लायबिलिटी मुझे दे रखी है कितने रुपए की, 80,000 रुपये की दे रखी हैं। और मेरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मेरी 1,00,000 रुपये की हैं। अब इस फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं पहले हम लोग, और फिर हम देसी बैलेंस शीट के तरीके से भी काम को करेंगे। कैसे करें, अब देखो, अब हमें फार्मूला क्या है हमारा करंट रेशो निकालने का। करंट रेशो निकालने का फार्मूला है करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी। ये हम पूरा लिखेंगे आप एग्जाम में, करंट एसेट्स। सीए का मतलब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लगता है, ठीक है। अब देखिए हमें सीए और सीएल दोनों चाहिए। अब देखिए टोटल एसेट दे दी इन्होंने, टोटल एसेट 3,00,000 दे दी। अब टोटल एसेट का टोटल करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स होता है। नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा, फिक्स एसेट्स भी आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आता है। हमने करा था ये फॉर्मूला किया था, अभी थोड़ी देर पहले करके आ रहे हैं। आप लोगों ने जरूर स्क्रीनशॉट भी लिया होगा कि नॉन करंट एसेट्स का मतलब एनसीआई प्लस फिक्स एसेट है। तो इसका मतलब मैंने एक काम कर लिया, और यहाँ मैंने क्या करा, एनसीआई प्लस मेरे को जो क्या दे रखा था, एनसीआई का मतलब मेरे को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा था, फिक्स एसेट 1,60,000 के दे रखे हैं, और दोनों मिलके टोटल एसेट बनाते हैं। टोटल एसेट मुझे 3,00,000 के दे रखे हैं। तो लेकिन यहाँ पे मुझे, ये तो मेरा नॉन करंट एसेट्स हुए। नॉन करंट एसेट्स मेरे कितने के हैं, इन्होंने मुझे दिए हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं इन्होंने 1,00,000 रुपये की, मुझे ये लिखा मैंने यहाँ पे। और टोटल एसेट थे ना, तो यहाँ पे मैं करंट एसेट को प्लस कर रहा हूँ बेटा। दोबारा बता देता हूँ मैं, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट कितने के मेरे, यहाँ पे देखे मैंने, करंट एसेट मुझे निकालने हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मेरी कितने की है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मेरी कितने रुपए की है बेटा, ये लिखी हुई है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपये की है मेरी। और मेरे फिक्स एसेट कितने के हैं, फिक्स एसेट मेरे 1,60,000 रुपये के हैं, 1,60,000 रुपये के हैं। ये टोटल 3,00,000 रुपये का है। तो मेरे करंट एसेट्स कितने आ गए, देखो सर करंट एसेट आपके 40,000 रुपये के आ गए ना। अब मेरी करंट लायबिलिटी निकालनी है मुझे। करंट लायबिलिटी मैं कैसे निकालूंगा, देखिए ज़रा, मुझे क्या पता है, मेरे को टोटल एसेट्स पता लगे, शेयर होल्डर फंड पता है। क्या मुझे नॉन करंट लायबिलिटी पता है क्या यहाँ पे, यस नॉन करंट लायबिलिटी पता है। तो इसका मतलब ये टोटल एसेट के बराबर है, यानी कि शेयर होल्डर फंड कितने हैं मेरे पास, शेयर होल्डर फंड मेरे 2,00,000 रुपये के थे। 2,00,000 रुपये के शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी 80,000 रुपये की है, प्लस करंट लायबिलिटी इजिकल टू 3,00,000 हो गया। कितनी आ गई सर, 20,000 रुपये आ गई। यानी कैसे लगाया मैंने फॉर्मूला, इसी से SF प्लस NCL प्लस CL इजिकल टू टोटल एसेट के बराबर भी तो है ना। टोटल एसेट दे दिए मुझे, क्योंकि वो सारे मैथमेटिकली सारी चीज़ें बराबर हैं। शेयर होल्डर फंड मुझे कितने दिए थे इस क्वेश्चन के अंदर में, 2,00,000 रुपये के दे रखे थे। नॉन करंट लायबिलिटी मुझे कितने की दे रखी थी, 80,000 रुपये की दे रखी थी, प्लस करंट लायबिलिटी इजिकल टू 3,00,000। तो करंट लायबिलिटी मेरी कितनी आ गई, 20,000 की आ गई। अब मेरी रेशो कितनी आ जाएगी, मेरी करंट रेशो वो आ जाएगी 40,000 डिवाइड बाई 20,000। रेशो मेरी 2:1 आ गई। ठीक है जी, बिल्कुल फॉर्मूला, यानी कि राम सेतु हमारा काम कर गया। राम सेतु नहीं करना तो देसी बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बना देते हैं हम लोग। देसी बैलेंस शीट बनाई मैंने, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी सब मैंने यहाँ पे ये उतार लेता हूँ मैथमेटिकली में। आपको मालूम है ये सारे हमारे पास एसेट्स आते हैं, ये हमारी सारी लायबिलिटीज आती हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दे रखा था टोटल एसेट। टोटल एसेट दे रखी हैं, तो आपको मालूम है टोटल एसेट कहाँ आएंगी सर, यहाँ आएंगे मेरी 3,00,000 रुपये की टोटल एसेट। फिर आपको फिक्स एसेट दे रखे थे सर, फिक्स एसेट मेरे यहाँ आएंगे, कितने के आएंगे, 1,60,000 के आएंगे। 1,60,000 रुपये मैं लिख दूंगा। उसके बाद मेरे को शेयर होल्डर फंड दे रखा है, शेयर होल्डर फंड यहाँ पे आता है, क्योंकि हमने देसी बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको यहाँ पे बताया था। शेयर होल्डर फंड आता है, या नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो शेयर होल्डर फंड कितने के दे रखे हैं मुझे यहाँ पे, 2,00,000 रुपये के। सारे उतार देंगे, अपना आप निकल के आ जाएंगी सारी चीज़ें। ये और बेहतर है फॉर्मूले से, कुछ भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी आ गई मेरी, 80,000 की आ गई। 80,000 रुपये लिख दिए मैंने। ये देखिए आपको और आसान लगेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है सर, वो यहाँ आएंगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपये की है। और सर मुझे क्या दे रखा है इन्होंने, तो 3,00,000 की टोटल एसेट। अगर ये 3,00,000 है तो ये भी कितना हो गया सर, 3,00,000। अब यहाँ पे क्या रह गया सर, फिक्स एसेट आ गई, नॉन करंट एसेट। अब यहाँ करंट एसेट बची कितने की आ गई बताओ, 3,00,000 है, 1,60 और 2,60 कितनी बची सर, 40,000। ये मेरी करंट एसेट हो गई। ये 2,80,000 ये शोल्डर फंड आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी बची का यहाँ पे करंट लायबिलिटी, क्योंकि जो बड़ा वाला फॉर्मूला है ये तो देसी बैलेंस शीट में भी लगेगा ही ना। क्या SF प्लस NCL प्लस CL इजिकल टू NCA प्लस CA। तो देसी बैलेंस शीट के तरीके से कर सकते हैं, यानी कि करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 3,00,000 में से दोनों गए तो ये 20,000 आ गई। अब मेरे पास देखिए एक झटके में निकल के आ गई, क्या करंट लायबिलिटी निकल के आ गई, और ये मेरी करंट एसेट निकल के आ गई। निकाल लीजिए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला करंट रेशो का। करंट रेशो का फॉर्मूला कितना है बेटा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 40,000 डिवाइड बाई 20,000, ये मेरी
2:1 आ जाएगी मेरी। कितनी आ जाएगी? 2:1 आ जाएगी। चलिए 4-5 क्वेश्चन और हम इस कैटेगरी में कर लेते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो थोड़ी बड़ी ही चलेंगी आपकी, क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे हम लोग, इन्हीं से हम गुजारा करने की कोशिश करेंगे। यस, ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन में आता है। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5 तीनों क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं अपने तरीके से कराता हूँ बेटा। ये क्या है बेटा? करंट एसेट दे रखे हैं 4 लाख रुपए के, इन्वेंट्री है आपकी 2 लाख रुपए की, वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 2,40,000 रुपए की। कैलकुलेट द करंट रेशो। अब इन्होंने भी करिए तरीके से, हम अपने तरीके से करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा के करेंगे। ठीक है जी। अब करंट एसेट, तो इन्वेंट्री का रोल तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्यों हो गया? कोई काम नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि इन्वेंट्री का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। आपको वर्किंग कैपिटल दे दिए, तो इससे हमें हेल्प मिलेगी। कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग बेटा। इस क्वेश्चन में इलिस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ आता हूँ। यहाँ उतार लेते हैं। करंट एसेट मुझे कितने के दे रखे हैं? 4 लाख रुपए के, और मुझे वर्किंग कैपिटल दे रखी है यहाँ पे कितने रुपए की? 2,40,000 की। मैंने इन्वेंट्री नहीं लिखी, क्योंकि इन्वेंट्री करंट एसेट में ही इंक्लूडेड है। तो मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ मेरी करंट रेशो का फॉर्मूला लिखो हमेशा। CR का मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छा सवाल है, आसान भी लग रहा है। क्यों? मेरे को करंट एसेट तो गिवन है, लेकिन वर्किंग कैपिटल गिवन है, मेरे को करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल कितने दे रखी है आपको? ये 2,40,000 हैं। करंट एसेट कितने के हैं सर? 4 लाख रुपए के, माइनस करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएंगी सर इससे मेरी 1,60,000 रुपये की निकल के आ गई। मेरे को हमेशा बॉक्स बनाने की आदत है। तो फॉर्मूला क्या है करंट रेशो का? फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो करंट रेशो कितनी आ जाएगी मेरी? 4 लाख रुपए के मेरे करंट एसेट थे। 4 लाख डिवाइडेड बाई 1,60,000, और मैं डिवाइड करूँगा तो 2.5:1 में निकालेंगे, क्योंकि दिस इज़ ए प्योर रेशो। तो इस तरीके से मैं इस सवाल को आसानी से कर पाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरी वैरायटी की तरफ भी चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। जहाँ दिक्कत आएगी हम कर लेंगे। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको करंट एसेट दे रखी हैं कितने रुपए की? 5,25,000 की। इन्वेंट्री कितनी है? 2 लाख रुपए की है, और इन्वेंट्री में लूज़ टूल भी है इंक्लूड। मैं ये समझा दूंगा। लूज़ टूल 75,000 के इंक्लूड हैं, और आपको बताया था मैंने कि जो लूज़ टूल हैं और जो स्टोर एंड स्पेयर्स हैं वो नहीं लेते। लूज़ टूल का मतलब मैंने बताया था, आप दर्जी हैं, आप मतलब आप दर्जी, आपका गारमेंट का काम है, आपकी सुइयाँ हैं। सुइयाँ जो हैं, अगर सुई हमारे क्या हो जाती है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको। जो निडल्स हमारे पास हैं वो हम उनको सेल आउट भी नहीं कर सकते, या निडल्स हमारे टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लूज़ टूल्स हैं, मतलब इनको हम कैश के अंदर में क्या नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप लूज़ टूल को हमेशा करंट एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखेंगे। तो करंट एसेट जो है इसमें इन्वेंट्री तो इंक्लूडेड है ही, ये भी चीज़ इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। यानी करंट एसेट मेरे 4,50,000 के लिए इन्होंने यहाँ दिखा दिए। मैं इसे समझा रहा हूँ आपको। ये 4,50,000 के क्यों लिए? करंट एसेट में से मैंने लूज़ टूल को क्या करा है, देखो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया तो 450 आ गया। और करंट लायबिलिटी कैसे निकाली मैंने? ये देखिए फॉर्मूला मेरा वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। और मैंने यहाँ से करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या निकाला? करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स, उसको उधर ले जाऊँगा, इसको उधर ले गया, उसको उधर ले गया, और 2,25,000 की मुझे वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो 3 लाख रुपये मेरे पास आ गया। और मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, और 1.5:1 आसानी से हो जाएगा। दिक्कत होगी तो हम बैठे हुए हैं बेटा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। ये हमारे ट्रेड पेबल दे रखे हैं 50,000 रुपये के, वर्किंग कैपिटल है 1,80,000 रुपये की, और आपको करंट लायबिलिटी दे रखें 6 लाख रुपये की। पहली बात है कि जो करंट लायबिलिटी होती है उसमें ट्रेड पेबल इंक्लूडेड होता है, तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो फॉर्मूला करंट रेशो का करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आपके पास करंट लायबिलिटी आपको 50,000 की, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल 1,80 की है। करंट लायबिलिटी आपको 6 लाख के दे रखे, करंट लायबिलिटी लिख दी, लेकिन आपके पास करंट एसेट नहीं है। फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इस फॉर्मूले से आपने करंट एसेट 24 लाख के निकाल लेंगे, हो जाएगा ये। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए। वर्किंग कैपिटल है 9 लाख रुपए की, टोटल एसेट है 45 लाख रुपए के टोटल एसेट है। नॉन करंट एसेट्स 43 लाख के हैं। अब नॉन करंट एसेट का क्या रोल है? अब देखिए वो वाला देसी बैलेंस शीट बना सकते हैं। टोटल एसेट दे रखे हैं, ये नॉन करंट एसेट दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए। करंट एसेट निकालने के लिए फॉर्मूला लिख दिए, तो हम लोग करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट निकालने के लिए टोटल एसेट्स दे रखे हैं हमें कितने? 45 लाख के, उसमें से नॉन करंट एसेट माइनस करेंगे तो करंट एसेट आ जाएंगे 12 लाख रुपए के। और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे हमारी करंट लायबिलिटी भी आ जाएगी, और रेशो हमारी 4:1 आ जाएगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल 10 लाख रुपए की दे रखी है। टोटल डेट दे रखे हैं, देखिए तरीका बदल देते हैं। टोटल डेट दे रखे हैं नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे पिछली बार टोटल
एसिड्स और नॉन करंट एसिड्स दे दिए। तो टोटल डेट्स में से मैंने पहले ही बताया था, टोटल डेट्स में से हम नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट आ जाएंगे, करंट लायबिलिटी आ जाएगी। इन्होंने निकालिए, देखिए करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला लिखा है इन्होंने, टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी 5 लाख आ गई हैं। फिर वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, करंट एसेट्स निकालनी है तो करंट लायबिलिटी में वर्किंग कैपिटल को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। फॉर्मूला लगा के 15 लाख आ गया, ये हमारा 3:1 आ जाएगा। यही फॉर्मूला लगाया, आप लगाया करो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और चीज़ों को आप क्या कर लिया करो, ट्रांसफ़र कर लिया करो, क्योंकि फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये नहीं है कि आप फॉर्मूला निकालने के लिए पहले करंट एसेट इधर लेके आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की वैल्यू पुट कर दीजिए, और यहाँ पे आपको जो करंट लायबिलिटी है तो ऑटोमेटिक करंट एसेट भी निकल कर आ जाएगा। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर जो 8 है ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ये 8, 9 दोनों क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, 8, 9, 10 जो भी है 8 क्वेश्चन जरूर देखेंगे हम लोग। यहाँ पे करंट रेशियो दे रखी है 2.5, ये 2.5 है, 2:5 नहीं है, 2.5:1 लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 60,000 रुपये की दे रखी है। आपसे कहा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों निकाल दो, ये उल्टा क्वेश्चन है। अभी तक आपसे करंट रेशियो निकलवाई जाती थी, अब यहाँ करंट रेशियो दे रखी है। देखिए कैसे करेंगे, ये मैं अपने तरीके से ही करूँगा बेटा, बुक वालों का तरीका हमारा तरीका क्या, एक ही बात है, मैथमेटिक्स है बेटा। ये क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, करंट रेशियो दे रखी है कितनी, इसको बोलते हैं 2.5:1 अपनी तरफ से लगा लीजिए, और साथ साथ में वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको कितने रुपए की, 60,000 रुपये की। तो हम कैसे करते हैं नॉर्मली, मेरा अपना तरीका है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कितना हो गया, 2.5/1 दे रखा है आपको। इसका मतलब एक रिलेशन आ गया हमारे पास, CA इज इक्वल टू कितना, 2.5 CL। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और एक करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये मेरी वर्किंग कैपिटल होती है, ये मेरी वर्किंग कैपिटल है, कितनी दे दी मुझे, वो 60,000 दे दी। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूंगा। यानी कि पहली रिलेशन आ गया मेरा, इससे रेशियो दे रखिए, वर्किंग कैपिटल दे रखिए। अब यहाँ मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में किसी एक की वैल्यू पुट कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सॉल्विंग 1 and 2। करंट एसेट की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 2.5 CL, तो पुट द वैल्यू ऑफ CA इन इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। तो यानी कि CA किसके बराबर, 2.5 CL के बराबर है, तो 2.5 CL माइनस CL इज इक्वल टू 60,000 आ गया। 2.5 CL में से 1 CL गया तो ये 1.5 CL आ जाएगा, इज इक्वल टू 60,000 आएगा, और CL आ जाएगा आपका 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5। आप काटेंगे पॉइंट तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये 40,000 आ जाएगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की वैल्यू को अब इक्वेशन नंबर कहाँ पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे 40,000 को। तो करंट एसेट कितनी आ जाएंगी, 2.5 इंटू 2.5 इंटू में कितना आएगा, 40,000 आ गया। तो करंट एसेट मेरी कितने की आ जाएंगी, यस बेटा 1 लाख रुपए के मेरे करंट एसेट्स आ जाएंगे। तो ये मेरी करंट एसेट कितने की आ गई हैं, 1 लाख रुपए की आ गई हैं। और ये मेरी करंट लायबिलिटी कितने की आ गई, 40,000 रुपये की आ गई। और जब भी आंसर निकले, अंधे को भी नज़र आए, तो हमेशा कहता हूँ एक क्या बना दिया करो आप, बॉक्स बना दिया करो कि करंट लायबिलिटी 40,000 की है, करंट एसेट 1 लाख रुपए की है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बना करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फिर भी दिक्कत आएगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन ज़रूर यहाँ कवर करेंगे कि अगली वैरायटी पे मैं आऊँ उससे पहले कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएं हमारे लिए बेटर रहेगा। अब मैं आने वाला हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ। वर्किंग कैपिटल है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, 7,20,000 है। अब आपको ट्रेड पेबल दे दिया, पिछली बार ट्रेड पेबल का कोई रोल नहीं था, यहाँ ट्रेड पेबल का रोल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे करंट लायबिलिटी यहाँ पे नहीं दे रखी, ये ट्रेड पेबल दे रखे हैं, अदर करंट भी दे रखी हैं। इन दोनों को ऐड करूँगा मैं, यानी कि फॉर्मूला लिखा पहले तो मैंने, ये आपको अदर करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि लगाते ना सोनियो तुम हो सोनी, तो ये ट्रेड पेबल आ गया, अदर करंट लायबिलिटी, ये दोनों चीज़ें नहीं दे रखी होंगी। 240 आ गया। फिर हमारे पास फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हमें करंट एसेट चाहिए, तो करंट एसेट चाहिए तो उसको हमने करंट लायबिलिटी को उधर प्लस कर दिया। ये 960 आ गया, और रेशियो हमारी कितनी आ गई है, 4:1। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है, आपको टोटल लायबिलिटीज़ दे रखी है अदर दैन शेयर होल्डर फंड, यानी कि अदर दैन शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या हो गया, टोटल लायबिलिटी बिल्कुल क्लियर कर दिया, वैसे होता यही है। इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी मिला करके है। वो कितना दे दिया आपको, 3 लाख और 25,000 दे दिया। अब आपको लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं कितने के, 250 के, इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी दे दी। तो 325 में से 250 माइनस करेंगे आप, यानी कि लिख सकते हैं ना आप, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 325 है। और यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी कितनी दे दी आपको, 2,50,000 की दे दी है।
आपको शायद नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए व्यवस्था बनाते हैं। प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 325। इससे करंट लायबिलिटी आ जाएंगी 75,000 आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल दे रखा है, इससे आपकी करंट एसेट्स आ जाएंगी और आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए इन्होंने भी यही करा है। इन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है, टोटल लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म डेट, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट करते हैं। वही फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर क्या किया बेटा, यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम ये कर लेंगे और हमारी रेशियो कितनी आ जाएगी। फिर हम लोगों ने करंट एसेट निकाल दी, वो तो फॉर्मूला मालूम ही आपको, ये वाला 3:1 आ जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 11 की तरफ बढ़े हम लोग, यानी कि कंपनी है उसकी करंट रेशियो क्या है। ये बड़ा अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है। करंट एसेट कितनी है, 3 लाख रुपए की है। करंट लायबिलिटी 140 की है। आफ्टर इसके बाद इन्होंने परचेज करें गुड्स 20,000 के क्रेडिट पे। तो बताओ रेशियो क्या होगी आफ्टर द परचेज। फॉर्मूला ये है, आप बताओ गुड्स अगर आप परचेज करोगे क्रेडिट पे तो एंट्री क्या करते हो। सर हम एंट्री करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। सर एंट्री का यहाँ पे क्या रूल है, एंट्री का रूल नहीं है, समझाना है केवल आपको। अगर गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होगा, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, साथ साथ में आपके गुड्स बढ़ जाएंगे। गुड्स बढ़ने का मतलब आपकी क्या बढ़ गई है बेटा, एसिड बढ़ गई है। एसिड बढ़ गई तो करंट एसिड आपकी 3 लाख की जगह 3,20,000 की हो जाएगी। और लायबिलिटी जो पहले 140 की दे रखी थी वो 160 की हो जाएगी। तो रेशो आ जाएगी अभी भी 2:1 है। यानी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट विल रिजल्ट इन स्टॉक एज वेल एज क्रेडिटर बोथ बाय 20,000 ईच। तो रेशो कितनी आएगी आपकी, 2:1 हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ गए। करंट लायबिलिटी कंपनी की कितनी है, 1 लाख रुपए है। करंट रेशो कितनी है, 2.5:1। इट पेड 25,000 टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पे कर दिए तो रेशो निकालो आफ्टर पेमेंट। उसी तरीके से पूछा गया है यहाँ पे। इसका मतलब क्या, करंट लायबिलिटी कंपनी की 1 लाख है तो हम निकाल सकते हैं। अगर 1 लाख है तो करंट एसिड्स की 2.5 गुना है, मतलब 2,50,000 हो गई। ये इन्होंने निकाल भी दी करंट एसिड। अब वो क्या गया, मेरे पास करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपये की है, करंट एसिड मेरी 2.5 लाख रुपये की है। अगर मैंने अब क्या करा, क्रेडिटर को पे कर दिया तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, साथ साथ में कैश कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2.25 जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, 2.50 था मेरे पास ये, तो 2.50 में तो 25,000 कम करूँगा, 2.25 हो जाएगा। तो लायबिलिटी 1 लाख की 275 की रह गई। तो रेशो कितनी हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी। पहले कितनी थी, 2.5:1। इसका मतलब मेरी रेशो क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन में 13 पे आते हैं। दिल्ली 2004 में आया हुआ है। रेशो ऑफ करंट एसिड टू करंट लायबिलिटी, 6 लाख की करंट एसिड्स हैं आपके और 4 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी है। रेशियो दे रखिए, ठीक है। अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो 2:1। वो चाहता है कि करंट रेशियो मेंटेन हो जाए 2:1 पाए पेएंगे पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी, कि करंट लायबिलिटी कुछ पे करें तो कितनी करंट लायबिलिटी पे करें कि रेशियो कितनी हो जाए, 2:1 हो जाए। ठीक है, यानी कि बाय पेइंग ए पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट डेट शुड बी पेड ऑफ सो डेट की करंट रेशियो 2:1 इज मेंटेन। बड़ा अच्छा है। स्टैंडर्ड रेशियो बनाने का तरीका देखते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। तो कितना कुछ पे करेंगे तो क्या होंगे, सर करंट एसिड भी कम होगी और करंट लायबिलिटी कम होगी। तो अच्छे तरीके से करा उन्होंने, हमारे एक्स वाले तरीके से करा। लेट कर लेते करंट लायबिलिटी एक्स रुपये की पे करेंगे। तो यानी कि जो 6 लाख रुपए की हमारे करंट एसिड थे वो 6 लाख माइनस एक्स, जो लायबिलिटी 4 लाख की थी वो 4 लाख माइनस एक्स, और रेशियो कितनी आ जाएगी, 2:1। तो अल्टीमेटली इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख रुपये। इसका मतलब 2 लाख रुपये हम लोग लायबिलिटी को पे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, यानी 2 लाख रुपए पे करने पड़ेगी। ए फॉर्म में करंट एसिड कितनी है, 3 लाख रुपए की है। करंट लायबिलिटी कितने रुपए की है बेटा, करंट लायबिलिटी आपकी ये करंट लायबिलिटी आपकी 60,000 रुपये की है। आफ्टर द पेमेंट द करंट रेशियो वर 2:1। डिटरमाइन द करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर और बिफोर द पेमेंट वाज मेड। यानी कि हमें करंट लायबिलिटी बतानी है जो पेमेंट हो गई है उससे पहले और उसके बाद। करंट रेशियो कितनी है, करंट एसिड 3 लाख रुपए की है, करंट लायबिलिटी 60,000 रुपये की है। इट पेड करंट लायबिलिटी ऑफ 60,000। ये नहीं बताया करंट लायबिलिटी कितनी है, 60,000 रुपये की इन्होंने करंट लायबिलिटी पे कर दी है। और करंट रेशियो आफ्टर डेट करंट रेशियो वर 2:1। तो मैथमेटिकली सोचा, अब पता नहीं करंट लायबिलिटी कितनी है हमारे पास, तो लेट द करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ 60,000, 60,000 की पेमेंट करने के बाद एक्स रुपये की है हमारे पास, मान लीजिए। ठीक है जी। तो करंट रेशियो कितनी आएगी एक्स रुपये की पेमेंट करने के बाद। देखिए ये तो हमारे पास एक्स की जो लायबिलिटी है वो 60,000 रुपये पे करने के बाद है, पहले भी मान सकते थे, मैथमेटिक्स है। तो एक्स रुपये की है तो एक्स लिख दिया, यहाँ 60,000 कम हो जाएगा तो हमारे पास एक्स आ गया। नहीं, करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट कितनी है मेरे पास, 1,20,000 है। तो मेरे पास बिफोर पेमेंट कितनी होगी, नेचुरल से बात है 60,000 रुपये ज़्यादा होगी तो 180 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं, यानी कि 1,20,000 रुपये पेमेंट करने के बाद है और 1,80,000 पेमेंट करने से पहले है। या ऐसे मान लेते हैं करंट रेशियो कितनी है, 2/1। लेट कर लेते हैं कि मेरी करंट लायबिलिटी कितने रुपये की है, मान लीजिए वाई रुपये की है। बिफोर पेमेंट, ये लिखना पड़ेगा, बिफोर पेमेंट है मान लीजिए। ठीक है जी, बिफोर पेमेंट वाई रुपये की है। अब पेमेंट करने के बाद रेशियो 2:1 हो गई। करंट एसिड कितनी है मेरी, 3 लाख।
60,000 पे कर दिए मैंने, 60,000 कम हो गया। यहाँ मेरी वाई माइनस कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। अगर मैंने वाई को जो करंट लायबिलिटी को माना है बिफोर पेमेंट माना है, यहाँ पे इन्होंने क्या माना, आफ्टर पेमेंट माना है, वो मैथमेटिक्स है। कितना आ जाएगा, 2y माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 2,40,000। तो y इज इक्वल टू आएगा 360 डिवाइड बाई 2, 180 आ गया। यानी कि पेमेंट करने से पहले मेरी 180 की है, पेमेंट करने के बाद कितने की हो जाएगी, मेरी 120 की हो जाएगी। माइनस करके दिखा देना। तो दोनों तरीके से हम इजीली इसको कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है बेटा, तो अगली वीडियो में हम लेके आएंगे कुछ हम ट्रांजैक्शन लेके आएंगे जिनसे रेशियो पे क्या इंपैक्ट बनता है, लिस्ट में 15 से करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक वादा लेना चाहूँगा बेटा, आप काफ़ी क्वेश्चंस हमारे बुक में हैं, इसके अंदर में कोई बात नहीं, छोटे छोटे से हैं। आप देखो हमने कितने सारे 14 इलस्ट्रेशंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें सेलेक्टेड हम स्टडी करेंगे। इतने क्वेश्चन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, आपको मार्क भी करवाए जाएंगे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पे आपको दे रखे हैं बेटा, ये पेज नंबर आएंगे 4.99 के ऊपर आएंगे। वहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं करंट रेशो और क्विक रेशो के क्वेश्चन मिक्स दे रखे हैं। तो अभी मैं पहले करंट रेशो के क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन मार्क करने हैं वो बता रहा हूँ आपको, आप मेरे साथ साथ मार्क करेंगे। आप पहला क्वेश्चन करेंगे, आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे, रिपीटेशन वाले क्वेश्चन नहीं देंगे। तो पहले तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, काफ़ी हद तक बिल्कुल उन्होंने सेम वे में क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि जैसे हम लोगों ने करिए उसी ऑर्डर में दे रखे हैं। तो पहले 1 to 14 क्वेश्चन आप करेंगे, हम उससे बात करेंगे। 4.100 पेज नंबर पे जब खत्म हो रहे हैं हमारे 14 क्वेश्चन, ये 14 के 14 क्वेश्चन आज इस वीडियो को देखने के बाद करेंगे। सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग इम्पैक्ट ऑफ रेशियो और बाकी जो करंट रेशियो के क्वेश्चन हैं वो हम लेकर के आएंगे। थैंक यू बेटा।